रक्षाबंधन पर भाई ने दिया अपनी बहन को खास तोहफा। रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज्यादा गाजियाबाद वाली बुआ जी की राखी के कोरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी, तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। दिल्ली और मेरठ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली माया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां, कागज के टुकड़े में लपेटे हुए रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नजर अपनी बहनों की भेजी राखियां और तोहफे देख लें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर बैठ गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई है। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी, माया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा माया बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। माया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने शादी के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। शादी के तुरंत बाद उनके देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बहुत मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे बबलू को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। माया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। नीलम, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली ट्रेन से माया के घर उसे बगैर बताए जाएंगे, माया दीदी के घर। मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है न कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी माया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएगी। मगर पापा की खामोशी बता रही थी। उन्होंने माया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में ये सबको पता था कि पापा के फैसले को बदलना बहुत मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली ट्रेन से हम सब बुआ के घर पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उसे सबसे उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया। इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ पल देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे, अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उसके घर तो वर्षों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी जरूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज्यादातर रिश्तेदार उनका फोन उठाना बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। भैया भाभी सोनू, तुम सब अचानक आज? सब ठीक है न?
बुआ ने कांपती सी आवाज में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का। तो बस आ गए हम सब। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ न अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। माया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। माया तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता नीलम देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा बबलू दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी सबके लिए नए कपड़े खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए कपड़े पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज माया बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ सपने सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली है, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियां के हॉर्न की आवाज सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। माया बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। गाजियाबाद वाली कविता बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों न सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात से तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार माया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। माया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्टोरेंट में हम सभी ने डिनर किया। फिर बातें करते करते जाने कब काफी रात हो चुकी थी। अभी भी माया बुआ ज्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। माया बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर माया बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी को बताया भी नहीं। आज तक सबसे मिलने का ही आशा लिए ही जिंदा थी शायद।